अच्छा बेटा, आप डे 2 की तरफ जाते हैं। डे 1 का काम मैंने कराया है, आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब डे 2 में आगे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज को आगे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ गई, यानी कि दोनों जो हैं वो अंडर रूट आ गए हैं, यानी कि तीनों टर्म में अंडर रूट है। इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट जब भी आ जाए तो हमारा अंडर रूट का जो दुश्मन है वो स्केयर है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्केयर लेंगे, बाय स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। इसका भी होल स्केयर, इसका भी होल स्केयर कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट कैंसिल एक्स प्लस 60 हो जाएगा। अब स्केयर अंडर रूट कैंसिल एक्स प्लस 5, स्केयर अंडर रूट कैंसिल एक्स प्लस 21 प्लस 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 26 एक्स प्लस 105, और दोनों पे अंडर रूट इकट्ठा अंडर रूट डाल दें, इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो अंडर रूट वाले उसे अकेला रखेंगे और बाकी जितने भी अंडर रूट के बगैर नंबर हैं, एक्स में है या कांस्टेंट में, उसको नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इंटू एक्स के प्लस 26 एक्स प्लस 105 अंडर रूट यहाँ पे छोड़ दें, इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x से उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x, 21 और 5 26 होता है, ऐड करेंगे तो उधर जाके माइनस 26 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स के प्लस 26 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा माइनस 2x और x क्या हो जाएगा माइनस x, और 60 से 26 निकालें तो 34 बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, फिर वही बात, अंडर रूट जब तक नहीं ख़त्म होगा हमारा सवाल हल नहीं होगा। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो दोबारा हम क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ। अब इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया, फिर वही सवाल कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट कैंसिल, लेकिन ये 2 स्केयर अंडर रूट से पहले है तो 2 का स्केयर 4 और ये अंडर रूट स्केयर खत्म हो जाएगा, तो ये वैसे के वैसे लिख देंगे। और इसमें वही बात कि फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या आ जाएगा 34 का स्केयर 1156, और हमारे पास एक्स का स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 68x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कि इन सारों को इस साइड पे ले आएंगे। तो क्या हो गया, इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर प्लस 26 इंटू 4 104x, 105 को 4 से करेंगे तो 420, ये माइनस प्लस एक्स के इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 68x इधर आके प्लस 68x, और 1156 इधर आके माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। अब हल करेंगे, 4x स्क्वायर से x स्क्वायर निकालें 3x स्क्वायर, 104x से 68x जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 172x हो जाएगा, और 420 और जो 1156 मीन्स को माइनस कर देंगे तो माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब फिर वही बात कि इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहें आपकी मर्जी, अगर आप इसके फैक्टर बनाना चाहें तो फैक्टर भी इसके बन सकते हैं, और फैक्टर जो है हमारे पास जो है क्या हो जाएंगे 184, यानी कि हमारे पास 736 है ना, तो उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा वो फैक्टराइजेशन करने से 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 184 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि इसमें यहाँ पे एक लाइन जो है वो उसने शॉर्टकट किया है, तो वो मैं आपको जो है ये प्रोसेस जो है वो आपकी समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ कि इसकी फैक्टराइजेशन उसने कैसे की है, वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो x माइनस 4 दोनों में सेम है, x माइनस 4 3x प्लस 184 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू माइनस 184, और माइनस 184 इधर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। इसको कटिंग नहीं हो तो ये वैसे के वैसे लिख देंगे और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये वाला पॉइंट, अब इसकी फैक्टराइजेशन मैं आपको करा देता हूँ अलहदा पेज पे। 3x के प्लस 172x माइनस 736 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो के आगे सवाल हल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटा, वो मैंने बताया था कि आपको मैं वो पार्ट समझाऊंगा जो वहाँ पर डायरेक्ट हुआ पड़ा था, तो इसको देखें 3x प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसको फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2208। अब आप 2208 के फैक्टर बनाएंगे, यानी कि ऐसा टेबल पढ़ें कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उन दो फैक्टरों को तो 2208 आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 172 आना चाहिए। तो हमारे पास 184 प्लस मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो 2208 आता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 172 आता है। तो 184x माइनस 12x करेंगे तो ये प्लस का 172x आता है, जो कि यहाँ पे प्लस का ही 172 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 172 की x की जगह पे 184x और 12x जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। फिर इसका पेयर बनाए, इसका पेयर बना लें,
अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं निकलता, तो x कॉमन तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 184, और इन दोनों में क्या कॉमन आता है 4 कॉमन आता है माइनस का, तो 3x अलामत क्या हो जाएगी चेंज 184, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई 3x प्लस 184 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर करेंगे 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 184 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 184 ओवर 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने दोबारा वही करा दिए, तो वो स्टेप वहाँ पे डायरेक्ट था, तो मैंने आपको दोबारा डिटेल से बता दिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तीनों पे अंडर रूट है, फिर वही काम करें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर अंडर रूट कैंसिल, अब इसका स्केयर फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, वही पुराना तरीका कार है, स्केयर अंडर रूट कैंसिल ये आ जाएगा, स्केयर अंडर रूट कैंसिल ये चीज़ आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर अंडर रूट इकट्ठा डाल दें तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, और ये हमारे पास एक्स प्लस 6 आ जाएगा। अब इसका स्केयर जब हम यानी कि एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस ये मल्टी यानी कि प्लस 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये x और x 2x हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट और x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये x माइनस 2 है, सारी यहाँ पे x माइनस 2 अंडर रूट है, तो ये x माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2, बाकी सवाल वही ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, ये देखें 7 की स्टेटमेंट भी उस तरह ही है, इसको भी आपने खुद करना है। तो ये हमारा डे सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स में भी ये सवाल हल शुदा है, तो आप उसमें भी देख सकते, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ अगर कोई मसला हो तो बेशक आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। Dear students, now day 2 of your third class of HODs for the subject of biology, and we have started chapter 13 support and movement। और आज का टॉपिक क्या है देखते हैं। जिस तरह कल हम कार्टिलेज की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक टाइप हमने डिस्कस कर ली थी हेलाइन कार्टिलेज, और दूसरी टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द हेलाइन कार्टिलेज एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ elasticity due to the network of elastic fibers in addition to collagen fibers। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो स्ट्रक्चर में हेलाइन कार्टिलेज से मिलती है, स्ट्रॉन्ग है, बट इलास्टिसिटी जो है वो इसमें है, इट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। मतलब ये इलास्टिक है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ एडिशनल फाइबर्स मौजूद होते हैं जिसको मज़ीद फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेमोराइजेशन से डील करती हैं, तो यह मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन आपने उसके साथ साथ इनको जब तक आप याद नहीं करेंगे तो फिर आप पेपर में नहीं लिख सकते। अब कहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज बॉडी के कौन से पार्ट्स में मौजूद होती है? एपिग्लॉटिस एंड पिना। पिना क्या है? आपका कान, कान का वो हिस्सा जो बाहर है, योर एक्सटर्नल एयर, आपके कान का बाहर का हिस्सा। यू कैन होल्ड इट, यू कैन टच इट, यू कैन एग्जामिन इट। तो वो पिना जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है बट स्ट्रॉन्ग है। एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग ऑफ योर ट्रेकिया। ट्रेकिया को एक लिड कवर करती है, कैप कवर करती है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई है। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन इट। तो ये फ्लेक्सिबल कम है। अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल फाइब्रस कार्टिलेज है, और उसके बाद हेलाइन कार्टिलेज है, और उसके बाद फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि बहुत थिक है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर की अमाउंट जो है ज़्यादा होती है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपकी जो वर्टिब्रीज होती हैं ना, जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो उसके दरमियान एक स्पेस होती है, जिस स्पेस को फिल करने के लिए कार्टिलेजिनियस डिस्क उसको फिल करते हैं, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, कि वर्टिब्रीज के दरमियान होती हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। ये देखिए, आपको मैं एक इमेज है यहाँ पे, ये कॉन्ड्रोसाइट्स मैंने आपको बताया था कि सेल्स हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स का मैट्रिक्स जो है वो फिल्ड होता है विद द फाइबर।
और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कार्टिलेज बोन के एंड्स पे प्रेजेंट होती है, तो ये देखिए ये बोन्स हैं, ये एक जॉइंट का पोर्शन आपको बताया गया, एक जॉइंट दिखाया गया वेयर द जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर। और जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा जो मूवमेंट है उसके अंदर ज़्यादा वैरायटी लेके आते हैं। तो जो कार्टिलेज है वो कवरिंग करती है बोन के एंड्स को। ये देखिए ये ब्लैक कलर का बॉर्डर जो नज़र आ रहा है ये कार्टिलेज है। अब कुछ बोन्स में ऐसा होता है, तो ये बोन्स जब एक दूसरे से टच करेंगी मूवमेंट के वक्त, तो कार्टिलेज की वजह से ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी और डैमेज नहीं होगी। तो जॉइंट्स के एंड पे ये इसलिए मौजूद होता है और कई जगहों पे प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होता है। अब हम आते हैं बोन की तरफ। व्हाट इज़ बोन? बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। आपकी बॉडी में मौजूद कनेक्टिव टिश्यू में सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? बोन। अगर आपको थोड़ा सा मैं 9th क्लास की बायोलॉजी रिवाइंड कराऊँ, याद कराऊँ, तो आपने वहाँ पे चैप्टर 4 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ा था। और एनिमल टिश्यूज़ की हमारे पास जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यूज़ है एंड नर्व टिश्यूज़ है। दीज आर 4 मेजर क्लासेज और उनकी बहुत से सब टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ की 4 सब टाइप थी: ब्लड, बोन, एडिपोज एंड कार्टिलेज। सो बोन एंड कार्टिलेज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू की कितनी टाइप्स हैं? ब्लड, बोन, एडिपोज एंड कार्टिलेज। ब्लड तो लिक्विड है, एडिपोज फैट है, वो भी इतना हार्डेस्ट नहीं है, कार्टिलेज भी इतनी हार्ड नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे हार्डेस्ट कौन है? बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन। अब बोन्स 2 तरह की होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। जो आउटर सरफेस होती है किसी भी बोन की, जो बड़ी स्मूथ होती है, कॉम्पैक्ट होती है, उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन, द इंटीरियर ऑफ द बोन इज़ सॉफ्ट एंड पोरस एंड इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। जो अगर उसको काट के उसके अंदर वाला सेक्शन देखा जाए तो वो स्पॉन्जी नेचर का होता है, उसमें पोर्स होते हैं। स्पॉन्जी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। जो स्पॉन्जी बोन्स होती है उनमें ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड सप्लाई होती है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो इज़ द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स। बोन्स के अंदर मौजूद, और बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स जो आपने पढ़े हैं बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि स्पॉन्जी बोन के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। अब हमारे पास ये डायग्राम है, ये आपको इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखा रही है। ये देखिए ये जो आउटर सरफेस है ना, ये है कॉम्पैक्ट बोन। और जब इसका सेक्शन काट के देखें तो अंदर से देखिए इस तरह से पोरस भी है, यहाँ पे ये स्मूथ है और यहाँ पे इसकी सरफेस थोड़ी रफ सी है। और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये ब्लड सर्कुलेशन है और ये इसके सेल्स हैं। इसी में बोन मैरो मौजूद होता है और बोन मैरो में RBCs बनते हैं और उसके अलावा WBCs बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। उसके अलावा जो फंक्शंस इन्होंने परफॉर्म करने होते हैं बोन्स ने, वो भी करती हैं। बोन्स ग्रो भी करती हैं। सो बोन्स आर लिविंग इन नेचर बिकॉज दे ग्रो, बिकॉज दे हैव ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज दे हैव नर्व एंडिंग्स। तो वो तमाम लिविंग के ऑर्गेनिजम्स की तरह या बाकी टिश्यूज़ की तरह अपना सिस्टम परफॉर्म करती हैं। देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट द बोन्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बोन सेल्स का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर फाइबर फिल्ड होता है। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स कंटेन कोलेजन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन क्या है? कोलेजन फाइबर, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन। कैल्शियम आयन जो है ना उसको हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, हार्डनिंग करते हैं बोन्स की। कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन की वजह से बोन्स की हार्डनिंग होती है। बोन सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोसाइट। द बेबीज आर बोर्न with 300 soft bones. Some of these bones later fuse together and so that adult skeleton has 206 bones. मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 bones होती हैं और वो छोटी होती हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो छोटी बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, इसलिए बोन्स का नंबर कम हो जाता है। एक ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी है। बोन्स के सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। और जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स में और कार्टिलेज की कॉम्पोजिशन में क्या फ़र्क है कि बोन में कोलेजन फाइबर होता है और कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर होता है, लेकिन कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर की परसेंटेज कम होती है और बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन होते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फंक्शंस, द बोन्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। मूवमेंट, बोन्स मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आप देखें आपकी आर्म्स एंड लेग्स, इसको बायोलॉजिकली लिम्स कहते हैं। आपकी आर्म्स को 4 लिम्स कहते हैं, आपकी लेग्स को हाइंड लिम्स कहते हैं। तो 4 लिम्स, हाइंड लिम्स का किस पे रोल है? मूवमेंट में।
सपोर्ट की बात करूँ तो वर्टिब्रल कॉलम, आपकी वर्टिब्रल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनती है और वो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप खड़े होते हैं, भागते हैं, बेंड करते हैं, जितने भी पॉस्चर आप चेंज करते हैं, अपनी बॉडी की पोजीशंस चेंज करते हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से करते हैं। प्रोटेक्शन की बात करूँ तो आपकी स्कल जो है वो बहुत सारी बोन से मिलकर बनी है, आपके स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड है, आपकी रिब केज बहुत सी बोन से मिलकर बनी है और वो आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स की बात करूँ तो कैल्शियम स्टोर है, बोन कैल्शियम की डेपोजिशन हुई हुई होती है बोन्स में। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड के अंदर, तो फिर कैल्शियम बोन से कहाँ पे डिफ्यूज़ करता है, ब्लड में, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर है, इस द मिनरल स्टोर किए होते हैं। और इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि प्रोडक्शन ऑफ RBCs एंड WBCs जो है वो बोन मैरो में होता है, तो ब्लड सेल प्रोडक्शन। सो बोन्स वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। ह्यूमन स्केलेटन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है। क्योंकि आपने स्केलेटन के यूनिट, कार्टिलेज और बोन को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो अब हम ह्यूमन स्केलेटन को देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स कैसे अरेंज और डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। तो आपके पास ह्यूमन स्केलेटन को में 206 बोन्स हैं, जिनको हम 2 बेसिक स्केलेटन सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में जो मेन पार्ट्स आते हैं वो आपकी स्कल है, मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, आपके कानों में छोटी छोटी सी 3 बोन्स होती हैं दोनों ईयर्स में, राइट में भी लेफ्ट में भी, हॉइड बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम है एंड चेस्ट। ये जो 5 मेजर सेक्शंस हैं ये आपकी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये डायग्राम में देखें, ये जो रीजन रेड बॉक्स के अंदर है ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, आपकी स्कल आ जाती है, स्कल में जो बोन्स शामिल है वो नेक रीजन, उसके बाद आपके पास ये रिब केज है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो गर्डल है ना ये इसमें शामिल है, वर्टिब्रल कॉलम तक ये पार्ट्स इसमें शामिल है। अच्छा, ये एक बोन में मार्क कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि रिब्स जिसके साथ कनेक्टेड होती है ना, ये बोन यहाँ पे, जिसको जो है वो स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम जो बोन है वो मेन है, स्टर्नम के अंदर बहुत ज़्यादा RBCs बनते हैं। अब हम इन पार्ट्स की डिटेल पढ़ते हैं कि किस पार्ट में हमारे पास कितनी बोन्स मौजूद हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है। तो क्या मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हैं जो हेड और ट्रंक पर मुश्तमिल हैं। पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। स्कल के अब 2 पार्ट्स हैं। स्कल एक आपका हेड रीजन है और एक आपका फेशियल रीजन है। The skull contains 22 bones, out of which 8 are cranial bones enclosing the brain and 14 are facial bones. जो 8 bones है वो आपका head region बना रही हैं और जो 14 बोन्स है वो आपका फेशियल रीजन, आपका फेस बना रही है। आप अपने फेस को टच करके भी फील कर सकते हैं कि कौन कौन सी बोन्स मौजूद है। अपने हेड रीजन को टच करके आपको पता चल सकता है कि इधर ये बोनी बॉक्स है जिसको क्रेनियल कहते हैं। तो फिर दोबारा देख लेते हैं कि स्कल में टोटल कितनी बोन्स है, 22। आपको ये नंबर ऑफ बोन्स जो है याद करनी होंगी विद द नेम्स ऑफ द रीजन के कहाँ पे मौजूद है। एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट स्कल है जिसमें कितनी बोन्स है, 22। 8 क्रेनियल बोन है जो कि आपका हेड रीजन बना रही हैं जिसमें ब्रेन मौजूद है। 14 फेशियल बोन्स है जो आपका फेस रीजन बना रही है। आपके दोनों कानों में बोन्स होती हैं जिनको मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, स्टेपस, मेलिस और एनकेस। 3 बोन्स होती हैं और ये 3 आपके राइट ईयर में होती हैं, 3 लेफ्ट में होती हैं। तो टोटल कितनी बोन्स हुई, 6। दीज आर हाइड बोन्स जो है वो नेक रीजन की बोन्स हैं। आप देखें कि आपका नेक रीजन है जिसकी वजह से आप बहुत सारी मूवमेंट कर सकते हैं। अगर नेक रीजन ना होता तो आप मूवमेंट ना कर सकते। तो नेक रीजन जो है वो बहुत सारी फ्री मूवमेंट हेड रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो कुछ बोन्स नेक रीजन में मौजूद है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटी छोटी 33 बोन से मिलकर बनी है जिसको वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं, जिनको वर्टिब्रीज कहते हैं। फिर चेस्ट रीजन, द chest is made up of chest bones called sternum और 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं और मेन बोन को स्टर्नम कहते हैं। मैं आपको बता के भी आई हूँ लेकिन अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये बॉक्स पे हमने इसको मार्क भी किया हुआ है इस रीजन को। तो ये आपके पास ये मेन बोन जो है ना, कॉन शेप जो नज़र आ रही है, स्टर्नम है और ये आपके पास रिब्स कनेक्टेड है इसके साथ, पेयर ऑफ रिब्स। तो ये 12 पेयर्स इस साइड पे और 12 पेयर्स इस साइड पे, दूसरी साइड पे मौजूद है। ये आपका रिब केज बना रहे हैं। तो दिस वाज अबाउट योर एक्सियल स्केलेटन। राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन,
What do you know about structure and function of bones and write a note on axial skeleton. आज मैंने आपको दो ही टॉपिक डिटेल से पढ़ाए हैं, एक बोन के बारे में, बोन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स एंड नेचर, और वो भी आपने यहाँ से लेक्चर से ही सुनना है और नोट करना है। और एक्सियल स्केलेटन के बारे में भी आपने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है और याद करनी है। यही आपका आज के दिन का टास्क है। डियर स्टूडेंट, आज हम थर्ड एचओडी के डे 2 की तरफ जो है वो आ चुके हैं और आज डे 2 में हम जो है वो तफसील के साथ प्रोग्रामिंग के जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स को पढ़ेंगे। आप एज यूजुअल अपनी बुक्स नोटबुक्स जो हैं वो सामने रखें और ताकि आप उसे लिखते भी जाएं। जी स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के पहले फ़ेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होती है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। पहला फ़ेज़ एक है टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे रहकर आप पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो लिखते हैं। ये वो ब्लैंक एरिया है, ये वो वाइट एरिया है जहाँ पे आप रहकर जो है ना पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सिंपल वर्ड processor that is used to create and edit the source code of the program। टेक्स्ट एडिटर जो है ना वो बड़ा सिंपल वर्ड प्रोसेसर है जहाँ पे रहकर आप पूरे प्रोग्राम को क्रिएट भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, यानी पूरा लिखते भी हैं, उसमें गलतियाँ भी हो जाए तो उसको आप एडिट भी करते हैं। अगले पेज पे आपको उसके बारे में दिखाएंगे टेक्स्ट एडिटर कैसा होता है। फाइल्स क्रिएटेड बाय द टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। मोस्ट ऑफ द एडिटर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड द कंपाइलर एरर्स टू सिंप्लीफाई रिमूविंग दैम। कई फ़ाइल्स क्रिएटर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं लैंग्वेजेस के, और ये बिल्कुल जो टेक्स्ट एडिटर सी लैंग्वेज का है वो बड़ा प्लेन होता है, वहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आप चीज़ें जो हैं वो लिख लेते हैं। कुछ ऐसे एडिटर होते हैं जहाँ पर जो एरर्स हैं वो हाईलाइटेड होकर जो है वो सामने आ रहे होते हैं और उनको बड़ी आसानी के साथ आप साथ साथ रिमूव भी करते जाते हैं। ये जो इन्वायरमेंट आपको इस टाइम पेज नंबर 37 पे दिखाई दे रही है, ये टेक्स्ट एडिटर इन्वायरमेंट है। यहाँ पे रहकर आप पूरा प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए। पूरा फाइल मेन्यू आपके पास मौजूद है, टूल मेन्यू जो है वो आपके पास मौजूद है। बड़ी आसानी के साथ आप लिखने में, एडिट करने में, मॉडिफाई करने में, कंपाइल करने में आपको इस इन्वायरमेंट में रहते हुए बहुत आसानी होती है। अब सेकंड टूल की तरफ जाते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की, तो वो आपके पास मॉड्यूल आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? अ कंपाइलर इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द सी लैंग्वेज प्रोग्राम यानी सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंपाइलर जो है ना वो आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। पहले मैं बताता चलूँ कि सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। जो चीज़ें आप सी लैंग्वेज के अंदर यानी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोग्राम लिखा जाएगा, जो कुछ लिखा जाएगा हाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहते हुए, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर रहते हुए, यानी किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहते हुए कोई चीज़ लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। जब कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करेगा 01 की लैंग्वेज में अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी खुद को उसको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, आप क्या चाहते हैं, आप इसका रिजल्ट क्या चाहते हैं, तो जब कंप्यूटर यानी कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर के अंदर मौजूद, वो उसको जब कन्वर्ट करेगा 01 की लैंग्वेज में, तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाएगा क्योंकि वो अपने लिए अंडरस्टूड टेबल फॉर्म में करता है, अपने लिए एग्जीक्यूटेड करता है, ताकि कंप्यूटर के लिए ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बन जाए, ताकि पता चल सके कंप्यूटर को कि यूजर क्या चाहता है, प्रोग्रामर क्या चाहता है। इट आल्सो डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर इन द सोर्स प्रोग्राम एंड गिव्स हिंट्स टू द प्रोग्रामर टू करेक्ट देम। वो डिटेक्ट करेगा उन सिंटैक्स एरर को। क्या आपने ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया प्रोग्रामिंग के, कहाँ कॉमा नहीं डाला, कहाँ फुल स्टॉप नहीं डाला, कहाँ आपने जो है वो वर्ड्स जो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको सही नहीं लिखा, स्कैन एफ हो गया या प्रिंट एफ हो गया, इनको सही स्पेल करके नहीं लिखा, तो वो आपको हिंट्स देगा प्रोग्रामर कि आप इसको करेक्ट करें। ये हिंट्स होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताता, तो वो हिंट्स देता है जिससे आपको समझ में आ जाती है वैसे कि आपने क्या गलती की है। अ कंपाइलर विल ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ ऑल द सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम हैव बीन करेक्टेड इफ दे एग्जिस्टेड। ठीक है, कंपाइलर तब तक सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि उसके अंदर कोई एक भी सिंटैक्स एरर मौजूद ना हो, वो उसको कन्वर्ट नहीं करता। अब
program written in the C language has the extension .c, for example of the first .c, and after the completion of the object programming extension will be .obg, यानी object के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जब तक कि वो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है C लैंग्वेज के अंदर तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .c होती है। समझे कि कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, पहला प्रोग्राम लिखा है, अपने नाम के साथ आपने सेव कर दिया है, या फर्स्ट यहाँ एग्जाम्पल लिखा है फर्स्ट प्रोग्राम आपने लिखा है और उसका नाम जो है वो first.c कहलाएगा, तो ये सोर्स प्रोग्राम तक आपकी ये एक्सटेंशन रहेगी जब तक कि आपने उसको जो है वो उसमें से सिंटैक्स एरर नहीं रिमूव किया और उसे आपने कंपाइल नहीं किया। कंपाइलेशन के बाद वो जो आपका प्रोग्राम है, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, वो .obj में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन के साथ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाया गया कि सोर्स प्रोग्राम में आपने प्रोग्राम को लिखा, वो कंपाइलर में गया जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसने उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर 3 लिंकर जो है वो इस्तेमाल में लाए गए। 3 चीज़ें इस्तेमाल में, एक लिंकर सॉफ्टवेयर जो उसको लिंक के सूरत में अगर आप चाहते ही हैं कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर कोई मैथमेटिकल जो है वो फार्मूलाज इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, लॉगरिथम और ये चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, तो लिंकर सॉफ्टवेयर जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन से इन चीज़ों को उठाएगा और आपके प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल में लेकर आएगा जहां आपको उसकी ज़रूरत है, या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के तौर पर मदद देगा ताकि .exe में करके इसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो exe फाइल बनाई जा सके, ताकि वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट हो सके और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बन सके। अगर हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाए, तीसरे मॉड्यूल की तरफ जाए, वो लिंकर बनता है। लिंकर, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, लिंकर इज़ द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एज शोन इन फिगर, जो कि आपके ये जो फिगर दी गई है, ये इन्वायरमेंट दी गई है जिसमें हमें पता चल रहा है, तो ये लिंकर जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लिंक प्रोवाइड कर रहा था, यानी आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर की चीज़ों की ज़रूरत है, किसी मैथमेटिकल फंक्शन की ज़रूरत है, किसी साइंटिफिक फंक्शंस की ज़रूरत है, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपके लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर पहले से बिल्ट इन मौजूद होती हैं उस प्रोग्रामिंग में, तो ये वहाँ से उठाने में मदद देता है और फिर उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट कुड नॉट फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, इस प्रोसेस के अंदर रहते हुए ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन नहीं करता, दैट इज यूज इन द प्रोग्राम दैट इट would assume that is defined in the C library. It will replace this function in the object program with the code from the C library and then create a single executable program. जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो functions को उठाएगा लाइब्रेरी से और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि बड़ी आसानी के साथ आप उसे कन्वर्ट जो है वो कर सकें। अगले मॉड्यूल की बात करें तो 4th मॉड्यूल बन जाता है, वो है लोडर क्या करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है दैट लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट दैम। ये वो सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करने में भी मदद देगा। और लास्ट इसका मॉड्यूल है डिबगर क्या है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इट examines the value stored in variable and helps in finding and removing the errors in the program. डिबगर वो सॉफ्टवेयर है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा प्रोग्राम को और देखता जाएगा कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, और अगर वो एरर हुआ तो वो रुकेगा, मेंशन करेगा कि ये फलानी लाइन के अंदर जो है वो एरर है, तो आप इसको जो है वो रिमूव करें, प्रोग्रामर जो है उसको रिमूव करेगा और इस तरह करते करते वो पूरा प्रोग्राम जो है वो एररलेस हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करेगा और उसके अंदर एरर्स अगर मौजूद हैं तो उनको फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करने में डिबगर जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करता है। यहाँ डे 2 तक हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में जो है वो अपने 3rd डे के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। डे 2 में अब हम इससे आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसके साथ जो है वो आपको मैं ये बताता चलूँ कि इन नोट्स के अंदर आपके बुक में जो साइड इंफॉर्मेशन दी जाती हैं जो अक्सर पेपर्स में आती हैं, तो और स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है कि वो हमारे नोट्स में मौजूद नहीं होती, तो वो मैंने उसको उन क्वेश्चंस के जो मेन क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज के बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उनके दरमियान में फ़िट किया है।
अब वो वहाँ पर एडजस्ट हुए हुए हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप बुक में देखेंगे तो उस जगह पे जो क्वेश्चन दिखा हुआ होगा उसी का आंसर जो है वो मैंने वहाँ पर नोट्स के अंदर एडजस्ट किया हुआ है उनकी जगहों पर, और अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी मैंने वहाँ पर दी हुई होती है। डे 2 की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखें, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। ये लहर जिसको हम बोलते हैं उर्दू में वेव को, उसकी एक किस्म है आवाज़। लिस्ट एट लीस्ट 3 रीजन्स टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज अ वेव। 3 जो है ऐसी वजूहात दें जिससे ये साबित हो कि ये वाकई साउंड जो है वो वेव है। नंबर 1, sound waves carries energy like other waves, therefore sound is the form of waves। जैसे दूसरी वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी किए हुए होती हैं, साउंड वेव्स भी क्या कैरी किए होते हैं, एनर्जी कैरी किए होते हैं। ये तवानाई रखती हैं, क्योंकि जब कोई बंदा बोलता है तो उसके मुंह से जो वाइब्रेशन निकलती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी तवानाई लग रही है। ये बात याद रखें। अब जब कोई बंदा बोलता है और बोलते बोलते एक वक्त ऐसा आता है जो थक जाता है, वो थकना उसकी क्या वजह होती है कि उसके मुंह से निकलने वाली वाइब्रेशंस जो हैं वो असल में उसकी एनर्जी को की जो है वो कमी को शो कर रही होती है। एनर्जी जो है उसमें से निकल रही होती है उन वाइब्रेशंस के साथ। तो साउंड जो है वो एनर्जी कैरी किए होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक हो गया। नंबर 2, साउंड वेव्स ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन लाइक अदर वेव्स। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में आखिर में पढ़ाया था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन क्या होती हैं, और वाटर वेव्स में जैसे वो प्रोड्यूस होती हैं और लाइट वेव्स में भी प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह वो साउंड में भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। देयरफॉर साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ वेव। थर्ड रीज़न क्या है, साउंड ओबेज वेव ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस लाइक अदर वेव्स, देयरफॉर साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब है मदाखलत। जब मैं बात करूं और इसी दौरान कोई और बात करे तो ऐसा होता है कि हमारी जो आवाज़ की जो वाइब्रेशन होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, ऐसी मिक्स होती हैं कि तीसरे बंदे को समझ नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ और साथ वाला क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो वाइब्रेशंस मेरी और उस दूसरे बंदे की आपस में मिल गई, आपस में इस तरह गुत्थम गुथा हुई, आपस में मिक्स हुई कि वो तीसरे बंदे को उसकी समझ ही नहीं आई कि हम दोनों ने क्या बात की है। ये चीज़ क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस कहलाती है। मेरी वाइब्रेशन ने दूसरे बंदे की वाइब्रेशन में इंटरफेयर किया या उसकी वाइब्रेशन ने मेरी वाइब्रेशन में इंटरफेयर किया, तो ये आपस में जो मिक्स होती हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसलिए साउंड वेव जो है इनको भी ओबे करती हैं, इनको फॉलो करती हैं, इंटरफेरेंस होती है साउंड वेव्स में। तो देयरफॉर साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। अब यहाँ पर एक साइड इंफॉर्मेशन है, वो ये कहता है कि फिज़िक्स इनसाइट, इसके अंदर एक फिज़िक्स छुपी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म बाय ट्यूनिंग फॉर्क इन द एयर। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोड्यूस होती हैं जिसमें इस तरह की वेव फॉर्म होती है, ये पैरेलल एक दूसरे के साथ वेव होती हैं दो, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क में प्रोड्यूस होती हैं हवा के अंदर। कंप्रेशंस आर प्लेसेस वेयर एयर प्रेशर इज़ स्लाइटली हायर। कंप्रेशन उस जगह पे होते हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो। ये देखें, ये छोटा सा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये जो आपस में जुड़ी हुई वेव्स हैं ये क्या शो कर रही हैं? ये कंप्रेशन शो कर रही हैं। एयर प्रेशर इज़ ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। एयर जो प्रेशर होता है, ये जो कंप्रेशन बनती है, ये वहाँ पर हवा के पार्टिकल्स की ज़्यादा मिकदार होने को शो कर रहा है। हाई डेंसिटी मीन्स वहाँ पर पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा है। वाइल रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन क्या है? आर द रीजन्स दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू लो प्रेशर ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स। अब जैसे ही एयर पार्टिकल्स, मैंने आपको समझाया था ना, प्रंग जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है तो उन लेयर्स को
ढीला छोड़ देता है। ढीला छोड़ने का क्या मतलब है, उन पर एनर्जी नहीं लग रही होती, नहीं तो वो खुल जाती हैं। और हवा तो आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतने अलग अलग होते हैं कि अगर सिर्फ उन पर प्रेशर डाला जाए तो तभी वो एक दूसरे के करीब आती हैं, अदरवाइज वो खुले हुए होते हैं। तो जैसे ही वो खुलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, लो डेंसिटी हो जाती है, वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। वो एरिया क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन, क्योंकि वहाँ पर हवा का किसी किस्म का दबाव नहीं हो रहा होता, मतलब वो वाइब्रेशन उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रही होती। तो ये एरिया क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन कहलाता है, और इसमें एयर डेंसिटी कम होती है। ये क्विक क्विज़ है। क्विक क्विज़ वैसे तो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपकी सहूलत के लिए ये भी मैं यहाँ पर लगा ही दूँ तो बेहतर रहेगा। ये है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। अब इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल में कौन सा पार्ट जो है इस इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इन इलेक्ट्रिक बेल साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द आर्म ऑफ द बेल, उसके अंदर एक स्टिक लगी हुई होती है, उसको आर्म ऑफ द बेल कहते हैं, हिट्स इट, वो उस बेल को उसकी वो जो लोहे की बाल होती है उसके साथ टकरा रहा होता है, हिट करता है, ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो है वो मिलता है तो वो जो आर्म ऑफ बेल होता है या वो स्टिक होती है वो टकराने लग जाती है, जिससे आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। पियानो, पियानो के अंदर क्या होता है ऐसा पार्ट, इन पियानो द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट, उसमें अंदर की तरफ ये जो बाहर की तरफ वो जो प्रेस कर रहा होता है, ठीक है, वो स्टिक्स, वो उसका जो पोर्शन अंदर की तरफ होता है पियानो के बॉक्स के अंदर, वो स्टिक्स होती हैं जिसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग बोल रहे हैं। स्ट्रिंग वाइब्रेट, वो वाइब्रेट कर रही होती हैं एज द हैमर्स कनेक्टेड टू द पियानो कीज हिट दैम, और वो उन अंदर लगी हुई स्ट्रिंग को कौन सी चीज़ टकरा रही होती है जिस पे आप उंगलियां प्रेस कर रहे होते हैं। ये जो उंगली जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ये जो होते हैं ये हैमर्स इसके साथ लगे होते हैं, वो हैमर जो है अंदर की तरफ उन स्ट्रिंग के साथ टकरा रहे होते हैं और आवाज़ जो है वो पैदा हो रही होती है। ये चक्कर होता है असल में। लाउड स्पीकर के अंदर कौन सा पार्ट है, ये ज़रा देखिएगा, ये द पार्ट ऑफ द स्पीकर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम साउंड कहते हैं, इज नोन एज मोटर और वॉइस कॉइल। वहाँ पर लाउड स्पीकर के अंदर एक बॉक्स के अंदर मोटर लगी होती है या वॉइस कॉइल लगी हुई होती है जो आवाज़ में तब्दील करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। दिस मोटर वाइब्रेट्स द डायफ्राम, डायफ्राम उसके अंदर लगा होता है। ये डायफ्राम क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर हैंड फ्री कनेक्ट करके उसके साथ और कान में लगाते हैं, तो उस हैंड फ्री के अंदर भी ये डायफ्राम लगा होता है। बेसिकली आप जब मोबाइल को वहाँ से कमांड देते हैं तो वो चलता है, वो गाना या कोई और चीज़ चलती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आती है उन वायर्स के थ्रू जो हैंड फ्री की होती हैं, और जब वो आपके कानों में पहुंचती हैं तो आवाज़ आपको कैसे आ रही होती है, वो ऐसे आ रही होती है कि उसमें लगा हुआ जो डायफ्राम होता है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इन टर्न्स वाइब्रेट द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट प्रोड्यूसिंग अ साउंड। आगे चलते हैं, वायलिन। इन वायलिन, ये वायलिन जो है वो आपके पास ये गर्दन के साथ रख के और उसके साथ पियानो की तरह के ही जो है वो हैमर्स टाइप जो स्टिक होती हैं जिसको बजा रहा होता है पियानो के अंदर जो बंदा, उसी तरह का वो पोर्शन एक थोड़ा सा लगा हुआ होता है और साथ में एक पोर्शन होता है जिसको वो मूव कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिला रहा होता है। इसको आप गूगल में इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं वायलिन की। द बो कॉजेज द स्ट्रिंग्स टू वाइब्रेट, ठीक है।
and those vibrations are transferred to the body of the violin, which converts these vibrations to the air to generate the sound. अच्छा, next है flute. In flute, half the stream moves past and half of the air stream vibrates inside producing the sound effect in flute. ये flute के अंदर आप जिस साइड पे माउथ पीस होता है उसके साथ मुंह लगा के और उसके ऊपर लगे हुए सुराखों पे उंगलियां रख के, ठीक है, और उंगलियों को वक्तन फ़वक्तन अपनी जगह से जो है वो हिला रहे होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो हवा का प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो वेरिएट करता है। इस वेरिएशन को की वजह से क्या होता है, वहाँ पर वाइब्रेशंस कम और ज़्यादा होती हैं तो वो साउंड इफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट होता है। वहाँ पर आवाज़ जो है उसी ही आपकी उंगलियों की हरकत से और उसकी वजह से हवा की ज़्यादती या कमी की वजह से जो है वो आवाज़ जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ये म्यूज़िकल टाइप सेल्फ असेसमेंट है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल। ये स्कूल बेल आपके स्कूल्स के अंदर लगी हुई होती है, वहाँ से आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। व्हेन द स्कूल बेल इज़ वाइब्रेट कैसे करेगी, जाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो वाइब्रेट कराया जाता है। इट फोर्सेस द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन एयर। ये अपने हवा के जो पार्टिकल्स उसके साथ होते हैं उनको क्या करती है, फोर्स उसके ऊपर लगाती है, ठीक है, टू वाइब्रेट, उनको भी वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करती है। दिस डिस्टर्बेंस गिव्स राइज टू अ वेव। यही डिस्टर्बेंस जो है वो कंप्रेशन होती है जो एक वेव को जनरेट करती है। एंड व्हेन द बेल मूव्स फॉरवर्ड, जब बेल फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगी, इट पुशेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये अपने आगे हवा की लेयर्स को क्या करती है, पुश करती है, धक्का देती है, ठीक है। दिस क्रिएट अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ठीक हो गया। तो ये एक हाई प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है और दूर दूर तक वो सुनाई देती है। नंबर 2 इसमें सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन है, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इनको मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम ना हो तो ये पैदा ही नहीं हो सकती, ये प्रोड्यूस नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स आर द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। ये मुसलसल एक ख़ास वक्त के वक्फों में मुसलसल एक डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस मीन्स वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रहती है, विच रिक्वायर मटीरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। गैसेस में एयर, वही मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। तो ये तीनों मीडियम उसमें आ जाते हैं। अब ये तीनों मीडियम में से अगर कोई मीडियम वहाँ पर यूज़ हो रहा है वो एब्सेंट है, वो नहीं है, तो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव इन एयर, जैसा कि जो साउंड वेव्स जो हैं वो हवा के अंदर हैं, दैट्स वाई साउंड वेव्स आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ये अगर हवा ना हो तो ज़मीन पे आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। जैसा कि अभी मैंने ऊपर एक टॉपिक में आपको समझाया जिसमें बेल जार आपने सिस्टम वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट, उसमें ऐसे ही था कि हवा जब तक बेल जार के अंदर रही तो बेल बजती रही और आपको आवाज़ आती रही, और जैसे ही उसमें से वैक्यूम पंप के थ्रू हवा को सक किया गया तो सक करते करते उसमें से आवाज़ जो है वो धीमी होते होते और ख़त्म हो गई। तीसरा इसमें इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है कि सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप और आपके दोस्त जो है वो मून पे हैं। विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। क्या मून पर आप अपने दोस्त की और वो आपकी आवाज़ सुन सकेगा? नो, वी विल नॉट एबल टू हेयर एनी साउंड बिकॉज साउंड रिक्वायर मीडियम, और मीडियम जो है वो मून पे एब्सेंट है। ये मून जो है वो स्पेस में एक ऐसा जो है वो एक जिसको आप प्लैनेट कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा सियारा इसको आप कह सकते हैं, जो कि
इसमें ऐसे जगह पे है जिसको जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर हवा है ही नहीं, ठीक है। तो आप आवाज़ अपने दोस्त की और ना वो आपकी सुन सकेगा, नहीं सुन सकेगा, बिकॉज साउंड रिक्वायर मीडियम। देयर इज़ नो मीडियम ऑन द मून, देयर इज़ अ वैक्यूम ऑन मून। वो चांद पे जो है वो वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स खाली जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई मीडियम मौजूद ना हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये पेपर्स के अंदर आता है। अगर ये फुल ना आए तो इसका कुछ ना कुछ पोर्शन लाजमी आता है। डिस्कस डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये खसूसियात हैं आवाज़ की, उनको हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करना है। साउंड of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics as described below। आप आवाज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज़ को जो है वो दूसरी आवाज़ से डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे उसको अलग करने के लिए अलग अलग जो है वो क्वालिटी की आवाज़ें हों, तो उनको आप कैसे एक दूसरे से उनका फ़र्क ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो वो फ़र्क ज़ाहिर करती हैं। नंबर 1 उसमें आती है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब वैसे तो जो है वो आवाज़ की बुलंदी को कहते हैं, मतलब ऊंची होना आवाज़। जैसे आप बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो आवाज़ जो है वो एक नॉर्मल उसमें रहेगी। जैसे ही आप गैदरिंग में जाते हैं और आप एक स्पीच करते हैं तो आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली ऊंची हो जाती है। यही चीज़ क्या कहलाती है? लाउडनेस कहलाती है। अब इसको डिफाइन कैसे कहते हैं? लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फैंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है, एक ऐसी खसूसियत है आवाज़ की जिसमें ऊंची और धीमी आवाज़ दोनों में फ़र्क किया जा सके, वो क्या कहलाती है? लाउडनेस कहलाती है। When we talk to our friends, our voice is low। जब हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो हमारी आवाज़ उन्हीं तक रहती है, कम आवाज़ होती है, धीमी होती है, फैंट होती है। बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग, जब हम एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, स्पीच करते हैं उनके सामने, आवर वॉइस इज़ लाउड, तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली उनके मुताबिक जो है वो लाउड हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है? लाउडनेस कहलाती है। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है वो है पिच। पिच क्या है? पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। एक ऐसी आवाज़ की करैक्टरिस्टिक या खसूसियत जिसकी वजह से हम एक पतली तेज़ आवाज़ और भारी आवाज़ में फ़र्क कर सकें। पतली और तेज़ आवाज़ जैसा कि बच्चों की और ख़वातीन की होती है, और भारी आवाज़ किन की होती है? मर्दों की होती है। तो इन दोनों आवाज़ों में जब आप फ़र्क कर सकते हैं तो ये क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो इसी वजह से हम ख़वातीन की आवाज़ों में और मर्दों की आवाज़ों में ईज़िली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक औरत की आवाज़ है, चाहे उसकी आवाज़ कितनी ही मर्दों के साथ मिलती जुलती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आवाज़ की पिच से पता चल जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है, क्योंकि पिच का सारा दारोमदार फ्रीक्वेंसी पे होता है, नंबर ऑफ़ वेव्स पे होता है, तो उसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी। जैसा कि मर्दों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसलिए उनकी पिच भी कम होती है। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर हायर पिच हायर फ्रीक्वेंसी को शो करती है तो हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच को शो करती है। ये वाइस वर्सा का मतलब होता है। नंबर 3 पार्ट, करैक्टरिस्टिक नंबर 3, क्वालिटी, मयार जिसको उर्दू में बोलते हैं, कि किस तरह का मयार होता है जिसकी वजह से आप आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। दो एक ऐसी आवाज़ें हों जिनकी पिच भी एक जैसी हो और उनकी लाउडनेस भी एक जैसी हो, लेकिन फिर भी आप आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, वो कैसे होती है? वो क्वालिटी कहलाती है। अब कैसे आप इसकी एग्जांपल देंगे? ये देखें, वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ ए पियानो एंड फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। बांसुरी भी बज रही है और वायलिन भी बज रहा है या पियानो भी बज रहा है उस रूम के अंदर, लेकिन आपको आसानी से पता चल रहा है कि ये जो चीज़ चल रही है ये पियानो है और ये जो बज रही है ये क्या है? फ्लूट है, बांसुरी है। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज
नोट्स। ये किस वजह से होता है? ये उनके नोट्स में उनकी जो बीट बन रही होती हैं उनके फ़र्क की वजह से आप उसमें जो है वो फ़र्क कर सकते हैं उन दोनों आवाज़ों में। ये वजह होती है, इसको हम क्वालिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? इंटेंसिटी, वैसे ये वर्ड जो है जब भी इंटेंसिटी बोला जाएगा तो उसमें एनर्जी लाजमी बात आएगी। इसका सारा का सारा ताल्लुक़ एनर्जी के साथ होता है। साउंड एनर्जी जो होती है ना, वो किस चीज़ को शो करती है? इंटेंसिटी को शो करती है, शिद्दत को शो करती है, क़ुव्वत, एनर्जेटिक जो है वो किसी भी फॉर्म या बॉडी को शो करती है। ये बात होती है इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। इस definition को मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि आवाज़ की जो तवानाई होती है वो 1 सेकंड में किसी एक ऐसे एरिया से पास हो जो उसके सामने 90 एंगल पे मौजूद हो। मतलब आवाज़ की जो लहरें हैं, अब ये देखें, ये कान है, सपोज़ ये कान, और ये वेव आ रही है, तो इसका और इसका आपस में जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है? 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो वर्ड बोला जाता है 90 एंगल के लिए। तो जब कोई एरिया उस साउंड वेव्स की, जिसको साउंड एनर्जी बोलते हैं, उनके सामने परपेंडिकुलरली मौजूद हो तो वो उसमें से पास होंगी, और इस करैक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। इसका सारा दारोमदार जो है वो साउंड एनर्जी पे होता है। नंबर ऑफ़ वेव्स जितनी ज़्यादा पास होंगी किसी भी एरिया से, तो उसको हम इस वजह से इंटेंसिटी को फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये मैयर की जाती है एक्यूरेटली, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी, साउंड एनर्जी का आपको पता चल जाए तो आप इंटेंसिटी को भी ईज़िली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। ये देखें, वाट पर स्क्वायर मीटर। तलबा चलते हैं अपने सबक के दूसरे दिन की तरफ। जी, मश्की सवालात। सबक नंबर 1, सबक की आयात की रोशनी में बताइए, ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल हुई? जवाब, 1 हवा के ज़रिए और नंबर 2 फरिश्तों के ज़रिए। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल किया था? अहले ईमान का तर्ज़ अमल बता रहे हैं कि जब दुश्मन की फ़ौजें मदीना में मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई के लिए आ गईं तो मुसलमानों की आँखें पथरा गईं। नंबर 2, खौफ से मुसलमानों के दिल जो है गलों तक पहुँच गए। और नंबर 3, मुसलमान अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था? मुनाफिकीन ने इस मौका के ऊपर कहा, अल्लाह और उसके रसूल का वादा सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा था। और दूसरी बात उन्होंने कही, अहले मदीना, यहाँ पर तुम्हारे ठहरने के लिए कोई मकाम नहीं है, अपने घरों के खुला होने का बहाना बनाकर हज़रत मोहम्मद से इजाज़त लेकर राह फ़रार इख्तियार करो। सवाल नंबर 3, इन आयात में जिहाद में रुकावटें डालने वालों के बारे में क्या फरमाया गया? फरमाया कि मुनाफिकीन अपने भाइयों से कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ, और ये जंग में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, मुसलमानों के बारे में सख्त बखील हैं, खौफ के मौका पर इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जिस तरह मौत से गशी वाले की आंखें घूमती हैं। जब खौफ ख़त्म हो जाए तो मुसलमानों को अपनी तेज़ ज़ुबानों से नुकसान पहुँचाते हैं। वो मोमिन नहीं, अल्लाह ने उनके तमाम आमाल को ज़ाया कर दिया है। और 7वीं बात बता रहे हैं कि जब फ़ौजें आ जाएं तो अपने आप को सहरा में पाने की तमन्ना करते। और 8वीं बात, अगर वो तुम में होते तो जंग में बहुत ही कम हिस्सा लेते। ये बताया गया है कि जो लोग जिहाद में रुकावटें डालने वाले हैं उनके ये आज़ाइम होते हैं।